हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपकी यहां पर हेल्प करने के लिए आया हूं। कुछ जो वोकेबलरी या शब्दावली से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सिविल एग्ज़ाम्स के मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं हिंदी में, जो कि आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। उनका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है वो लिखना होता है। और कुछ वर्ड्स आपसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं जिनकी कि आपको हिंदी लिखनी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, जो भी मार्क्स मिलते हैं वो फुल मार्क्स मिलते हैं। जब कभी भी आप निबंध लेखन के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करते हो तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपके कुछ मार्क्स की कटौती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, प्रशासनिक या वाणिज्यिक शब्दावली होती है, इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसमें श्योरिटी होती है ये कि आपने जितने वर्ड मीनिंग सही किए हैं आपके फुल मार्क्स आपको उसमें मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ आसानी से एक वर्ड्स को रिलेट करके दूसरे वर्ड से आसानी से सीख सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, पहले उनकी अगर हम बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होती हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। आरओ एआरओ के मेंस के एग्जाम में ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। 5 वर्ड्स आपके हिंदी से इंग्लिश में पूछे जाते हैं, 10 नंबर का यहाँ पे स्कोर मिलता है आपको। सिमिलरली 5 वर्ड्स आपके इंग्लिश से हिंदी में पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स की आपकी स्कोरिंग यहाँ भी हो जाती है, ठीक है ना। किस पैटर्न पे चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे देखिए पिछले लास्ट ईयर के अगर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे 2017 का एक यहाँ पे प्रश्न पत्र लिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिए गए हैं, यहाँ पर आपको उनकी हिंदी लिखनी है। जैसे पहला वर्ड देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसका मतलब ही होता है शासन से रिलेटेड यानी प्रशासनिक। दूसरा वर्ड दिया हुआ है सिविल डिफेंस। सिविल वर्ड नागरिक को रिप्रेजेंट करता है, डिफेंस वर्ड सुरक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो सिविल डिफेंस का मतलब होता है नागरिक सुरक्षा। देन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ठीक है ना। तो संज्ञेय अपराध। एटिकेट्स, मैनर्स एंड एटिकेट्स आपने वर्ड अगर सुना हो, एटिकेट्स वर्ड रिप्रेजेंट करता है शिष्टाचार को। देन ग्रांट इन एड, एड का मतलब होता है सहायता। तो सहायता, अनुदान, जो अनुदान दिया जाता है हेल्प के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रांट इन एड। अब जैसे इंग्लिश वर्ड देके आपसे हिंदी का मीनिंग पूछा जाता है, सिमिलरली हिंदी का वर्ड देके आपसे उनका अंग्रेजी मीनिंग या उनका अंग्रेजी रूप पूछा जा सकता है। जैसे पहला वर्ड देके दिया है ग्राहक, जो कि एक्चुअली होता है कस्टमर। देन परिवीक्षाधीन, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो उसको हिंदी में बोला जाता है परिवीक्षाधीन। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्राधिकरण, अथॉरिटी। जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण में LDA, ए का मतलब वहां अथॉरिटी होता है, वो प्राधिकरण को रिप्रेजेंट करता है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, सेल्फ आ जाता है, स्व मतलब अपने खुद के लिए। अपरिहार, कंपलसरी, ऐसी चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, जरूरी है, टाली नहीं जा सकती, वो। तो दोनों तरीके से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश से हिंदी जानना है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी से इंग्लिश को जानना, ठीक है ना। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ये 2014 का ये प्रश्न पत्र लिया गया है, 2014 का। हिंदी रूप लिखना है आपको। यहाँ पर ये वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, एब्रोगेशन है, चार्जशीट है, एक्सप्लॉयटेशन है, ग्रेजुएशन है, स्ट्रक्चर है। देन अब क्या स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है वो देखिए यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। एब्रोगेशन का मतलब होता है निरसन, इसका निरसन, ये इसका एक्चुअल हिंदी होती है। चार्ज शीट, चार्ज लगाना किसी के ऊपर, एलिगेशन या आरोप लगाना, तो आरोप पत्र हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण करना, ठीक है ना। ये काम लेना, किसी चीज को उपयोग करना, एक्सप्लॉयट करना, उसका पूरी तरह से उपयोग कर डालना, ये भी आ जाता है। ग्रेजुएशन में आता है श्रेणीकरण, वर्गीकरण, जब आप कैटेगराइज करते हैं चीजों को तो वो आता है हमारा ग्रेजुएशन में। एंड स्ट्रक्चर, संरचना, स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है ये स्ट्रक्चर वर्ड, ठीक है। अब हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखने के लिए जो आए थे वो अनुबंध है, ऋणदाता है, निवेश है, रोकड़िया है, अभिकर्ता है। अभिकर्ता वर्ड शायद आपने सुना भी होगा, एजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अनुबंध अग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्कॉर्ड भी बोला जाता है इसको। ऋणदाता क्रेडिटर, क्रेडिट
ऋण लेना होता है तो ऋणदाता देने वाला क्रेडिटर हो जाता है। निवेश करना इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रोकड़िया कैशियर, जो बैंक में कैशियर होते हैं उनके बाहर अगर आप हिंदी उनकी लिखी देखोगे तो आपको वर्ड मिलेगा रोकड़िया। एंड अभिकर्ता इज एजेंट, ठीक है ना। सो इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। 2013 के क्वेश्चंस देख लीजिए आए थे, जो सब्सटेंटिव है, सुपरिंटेंडेंस है, इम्प्रोवाइजेशन है, एक्सीडेंटल है, डुप्लीकेटिंग है। ठीक, अब डुप्लीकेटिंग वर्ड पहचाना हुआ भी है आपका, डुप्लीकेट वर्ड से बना है, तो ये चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं कि कौन सा वर्ड एक्चुअली किस वर्ड से बनाया गया है। बहुत सारे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, एक वर्ड को ही अलग अलग फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, अलग अलग रूप में। देखते हैं, सब्सटेंटिव का मतलब होता है तात्विक, मूल, विधिवत, प्रस्तावित, कोई भी चीज जो एक्चुअल ओरिजिनल होती है वो आ जाती है यहाँ पे सेंसिटिव में। देन सुपरिंटेंडेंस, अधीक्षक, अधीक्षक विजिलेंट जो होते हैं किसी चीज की, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी दी जाती है। इम्प्रोवाइजेशन, अब इसकी हिंदी रचना होती है आशुरचना। इम्प्रोवाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करना, प्रोसेस मिलाना, क्रियान्वित करना। देन एक्सीडेंटल, आकस्मिक हो जाता है, अचानक से जो बिना प्लानिंग के हो जाए, जिसके बारे में कोई अंदाजा ही ना हो, वो एक्सीडेंटल। एंड डुप्लीकेटिंग नकल से रिलेटेड है हमारा। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो, अब शब्दों के इंग्लिश अंग्रेजी रूप लिखना है वो देख लीजिए। अनुस्मारक, अपमिश्रण, करारोपण, करारोपण को कर आरोपण दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। अनुसचिवीय और पुनर्विनियोग। देन इंग्लिश की बात करें, अनुस्मारक, देखिए स्मरण कराना, रिमाइंड कराना है, तो अनुस्मारक को उसका अंग्रेजी रूप जो यूज किया जाता है वो होता है रिमाइंडर। मोबाइल में आपने देखा होगा, अगर आप हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करोगे तब आपको ये कुछ चीजें डायरेक्टली इस फॉर्म में मिलेंगी। रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। अपमिश्रण, एडल्टरेशन, एडल्टरेशन का एक्चुअल में एक मतलब और भी ध्यान रखिएगा, और वो होता है मिलावट करना, ठीक है ना। कोई भी चीज जो अपने शुद्ध रूप में है उसमें अगर कोई चीज नकली मिला दी जाए, मिलावट कर दी जाए, तो उसको भी एडल्टरेशन ही कहा जाता है। देन टैक्सेशन, टैक्स को लिवाई करना, टैक्स को लगाना किसी के ऊपर, टैक्सेशन करना, उसकी गणना वगैरह करना, वो सारी चीजें आती हैं करारोपण में। देन मिनिस्टर से रिलेटेड है, अनुसचिवीय मिनिस्ट्रियल हो जाता है। पुनर्विनियोग, रीएप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कोई भी चीज जो उचित है, पुनर्विनियोग कर रहे हैं उसको फिर से रीचेक किया जा रहा है। देन री का मतलब ही होता है पुनः, तो ये वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा, आपको आगे हेल्प भी करेगा, ठीक है ना। सो ये कुछ यहाँ पर चीजें जो आपको मेंशन की गई। 2010 का अगर पेपर हम लोग देखें यहाँ पे तो दिया हुआ है शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं। इसमें पहला वर्ड दिया हुआ है आपको एडवर्स, दूसरा है सेंसस, तीसरा है लिटरेसी, प्रेफरेंस एंड अप टू डेट। अप टू डेट पता ही है आपको। जान लेते हैं इनका हिंदी रूप की बात करें, हिंदी का जो एग्जैक्ट मीनिंग। अब देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है, आपको उस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करना रहता है, उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ही आपको बस वहाँ पर देना रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा मेहनत की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, आसानी से आपको ये वर्ड्स याद भी हो जाते हैं। जैसे एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल, जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो एडवर्स सिचुएशंस कहलाती है। तो एडवर्स मतलब होता है जो आपके हिसाब से चीजें ना हो बल्कि और आपके लिए मुश्किलें पैदा करें, प्रतिकूल, विपरीत, ये सब मीनिंग आता है। सेंसस जनगणना को रिप्रेजेंट करता है। लिटरेसी साक्षरता, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, जिसको हम बोलते हैं वरीयता या प्राथमिकता देना, ठीक है। एंड अप टू डेट मतलब होता है किसी भी चीज को अप टू डेट करना, मतलब बिल्कुल व्यवस्थित करना, लेकिन उसकी शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है अद्यतन या अद्यावधिक। ये वर्ड यूज होता है अप टू डेट की शुद्ध हिंदी के लिए। अब सिमिलरली 2010 के हिंदी वर्ड जो आपको दिए गए थे, जिसमें से इंग्लिश चीजें आपसे पूछी गई थी, देखिए कुछ वर्ड तो बहुत आसान है, जैसे रात्रि भोजन आप सभी को पता है, डिनर बोला जाता है। अब जो वर्ड्स आए थे, अनुदेश है, एक मुश्त है, निविदा, रात्रि भोजन, रियायत। अंग्रेजी शब्द की बात करें इनके, अनुदेश इंस्ट्रक्शन, जो आपको आदेश दिए जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको कोई काम करना है, अनुदेश वो इंस्ट्रक्शन हो गए। एक मुश्त लमसम अमाउंट, मतलब इकट्ठे एक बार में पूरा का पूरा एक मुश्त कोई चीज दे देना, लमसम अमाउंट दे देंगे तो वो आगे हो जाएगा इसके लिए।
निविदा, टेंडर, जो भी टेंडर निकाले जाते हैं किसी काम को करने के लिए, उसको हिंदी में बोला जाता है निविदा, और उसकी इंग्लिश होती है टेंडर। रात्रि भोजन पता है आपको, डिनर आ जाता है। और रियायत, रिबेट या रिकरेंस, जो भी चीज़ रियायत या छूट दे दी गई है वो आता है रियायत यानी रिकरेंस में। ठीक है ना। सो देख लीजिए वर्ड्स, ये यही वर्ड आपको आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे कई वोकेबलरी में, इसमें से चीज़ें आपको हेल्प भी करेंगी। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट इन वर्ड्स को जानना है इनके लिए, उतना ही इनके लिए इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। ठीक है ना। और 10 नंबर के आते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर्स आप यहाँ पे दे सकते हो, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है ना। और अगर किसी भी वर्ड को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप कुछ कमेंट सेक्शन में अगर हमारे मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 2014 जो विशेष चयन हुआ था, एक सामान्य चयन, विशेष चयन के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें देख लीजिए मिनिस्ट्रियल, क्या मिनिस्ट्रियल वर्ड मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। देन एडेम्प्टी बॉन्ड, बेनिफिशियरी, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिम्बर्समेंट, इन वर्ड्स की, ये वर्ड्स कॉमन लैंग्वेज में जब आप किसी ऑफिस में जॉब करोगे तो आपको वहां भी ये वर्ड अक्सर सुनाई पड़ेंगे, बस कई बार उनको हिंदी रूप सुनाई पड़ेगा, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ सकता है, कई बार इंग्लिश में सुनाई पड़ेंगे तो उनका हिंदी रूप आपको। अब पत्र लेखन में भी ये वर्ड यूज होते हैं, सर्कुलर वगैरह, जो भी आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब किसी ऑफिस में फाइल वगैरह बनाते हैं वहां पे इन वर्ड्स का यूज होता है, समझने के लिए, मेंशन करने के लिए, लिखने के लिए, सारे वर्ड्स आपके बहुत काम आते हैं। अच्छा, वर्ड्स का हिंदी रूप देख लीजिए। मिनिस्ट्रियल मतलब होता है मंत्रालय संबंधी, अन्य अधिकार प्राप्त, मंत्री संबंधी, साधारण रूप, सेवा संबंधी, ये सारी चीजें मिनिस्ट्रियल। एडेम्प्टी बॉन्ड, ये क्षतिपूर्ण बंध पत्र होता है कि जो भी आपका क्षति हुआ है उसका नुकसान की भरपाई करने वाला जो पत्र होता है वो आता है एडेम्प्टी। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियन, बेनिफिट से बना है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, तो लाभार्थी, लाभभोगी हो जाता है। जिसको भी बेनिफिट मिलेगा किसी भी स्कीम का, किसी प्रोसेस का, वो हो जाता है बेनिफिशियरी। लाभ भोगी, लाभार्थी भी बोल दिया जाता है, हितग्राही भी इसको कहा जाता है, कई बार ये ऑप्शन आपको दे सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब ये ऑफ कोर्स किसी चीज के अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारी अधिकारी, मुख्तारनामा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, किसी को आप अधिकार दे देते हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके लिए यूज होता है ये। हिंदी में जो रूप उसका मिलेगा आपको वो मिलेगा मुख्तारनामा या मुख्तारी अधिकारी। रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, अगर आप किसी टूर पे जाते हो, ऑफिशियल टूर है और आपने अपनी तरफ से वहां पर एक्सपेंसेस किए हैं, अपना पैसा लगा दिया है, तो उस पैसे की जो क्षति आपको जो खर्चा हुआ है उसका जो भरपाई की जाती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड रिम्बर्समेंट। तो प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति होता है, जो भी आपके पास से चीजें गई हैं वो आपको वापस दे दी जाती हैं, वो कहलाता है हमारा रिम्बर्समेंट। क्लियर। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, अंग्रेजी रूप की बात करें, पुनर्विनियोग, स्थानापन्न, आचार संहिता, अधिग्रहण, आकस्मिक व्यय, ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिनका अंग्रेजी रूप की बात करें। अब पुनर्वियोग देखिए, रीएप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, रीएप्रोप्रिएशन। देन सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न को रिप्रेजेंट करता है। स्थानापन्न मतलब होता है किसी एक का स्थान जब कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन ले लेता है। सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरे को बैठाना, स्थान को दूसरे से भर देना। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिलेगा आपको। कोड ऑफ कंडक्ट कई बार आपको सुनाई पड़ेगा। आचार संहिता अक्सर न्यूज़पेपर में आने वाले वर्ड्स में से है ये। अधिग्रहण करना, एक्विजिशन, एक्वायर करना, किसी चीज के ऊपर अधिकार करना होता है, उससे बना है वर्ड ये अधिग्रहण। आकस्मिक व्यय, व्यय को एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आकस्मिक व्यय कंटीजेंट हो जाता है, ये जो अचानक से आ जाए, जिसका आपने प्लान ना किया हो, सडनली आ जाए, वो हो जाता है हमारा कंटीजेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए कुछ वर्ड्स जो यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने हैं मुझे, ये तो मैंने प्रीवियस पेपर के आपके क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कशन करें, सो देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है डिजिट। डिजिट अंक को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लमसम, याद होगा आपको लमसम, अभी वर्ड भी दिखा था हमें। लमसम अमाउंट मतलब होता है एक मुश्त, एक बार में जितना भी अमाउंट है एक बार में दे देना।
अवेट रिप्लाई। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर, वेट करना मतलब इंतजार करना, तो वेट रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर की प्रतीक्षा करें, वेट करना। अ वर्ड प्लीज, चर्चा करें, जैसा बोलते ना अ वर्ड, आप भी बोल दो, कुछ बात कह दो, तो वो चीज इंकरेज करने के लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है। अ वर्ड प्लीज का मतलब चर्चा करें, किसी भी बात को स्टार्ट करना, उसके ऊपर डिस्कशन करना, ओपिनियन लेना, दैट इज कॉल्ड अ वर्ड प्लीज। ये एब इनिशियो, इनिशियो वर्ड इनिशियल से बनता है, या इनिशियल का ये वर्ड यहां से आता है इनिशियल, जिसका मतलब ही होता है शुरुआत करना, इनिशिएट करना। सो एब इनिशियो इस फ्रेज का मतलब होता है प्रारंभ से, शुरुआत से। कोई भी काम अगर आप शुरुआत से लगे हुए हैं, एब इनिशियो। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है अधिकार, त्याग। अबेंडन मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना। अबेंडन वर्ड को याद रखिएगा। अबेंडमेंट का मतलब होता है परित्याग, किसी भी चीज को पूरी तरह से त्याग देना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अबेंडमेंट। ठीक, अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड को है त्याग दिया, त्यागना इसका मतलब हुआ, चाइल्ड मतलब किसी संतान को त्याग देना, मतलब उसे किसी और के भरोसे या किसी के भरोसे ना रह जाए, वो उसको छोड़ देना, त्याग देना। अनाश्रित छोड़ना मतलब अब उसको देखने वाले आप नहीं हो, उसका कोई देखने वाला नहीं है, अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड। अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, इतना कम कर देना कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। कम करने के लिए भी यूज होता है, समाप्त करने के लिए भी। अबेटमेंट, उपशमन, कमी। अभी बताया अबेट मतलब किसी चीज को कम करना, किसी चीज को, किसी पीड़ा को कम करना, तकलीफ को कम करना, किसी के खर्चे में कटौती करना, ये सारे उपशमन कमी को रिप्रेजेंट करता है दिस पर्टिकुलर अबेटमेंट वर्ड। नेक्स्ट एब्रीविएशन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी यहाँ पे है। एब्रीविएशन ये जो वर्ड है ना, जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े होंगे, ये पढ़ा है ना, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये जो VIP बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, इसे ही एक्चुअली कहा जाता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब संक्षेप या संक्षेपण, किसी चीज को शॉर्ट में लिख देना, दैट इज एब्रीविएशन। एब्रिज्ड का मतलब ही होता है उसको शॉर्ट करना, ठीक है। देन एब्डिकेट, एब्डिकेट जैसे कोई राजा अपनी पदवी अगर छोड़ते हैं अपने उत्तराधिकारी के लिए, जो उनका अधिकार है उसको जब आप त्याग देते हो किसी और के लिए अपनी इच्छा से, कंपल्शन में, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब होता है जिस चीज के ऊपर आपका अधिकार था, अपनी मर्जी से या किसी परिस्थिति में किसी और के लिए छोड़ देना उसको, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन। एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट को, टमी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे उदर जिसको हिंदी में बोला जाता है। देन एबेटमेंट, दुष्प्रेषण, उत्तेजन, ऐसे चीजें, प्रेषण, दुष्प्रेरण मतलब ऐसी चीजें जो किसी को उकसा दें, भड़का दें, दुष्प्रेरण को बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग याद रखिएगा, उत्तेजन या दुष्प्रेरण को रिप्रेजेंट करता है। देन अबेंस, अबेंस का मतलब होता है आस्थगन, प्रास्थगन, दुविधा, प्रसुस्ताव, ठंडे बस्ते में डालना, किसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन है, इसलिए आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, फिलहाल के लिए उसको रोक रहे हो, दैट इज कॉल्ड अबेंस। एबिलिटी योग्यता को रिप्रेजेंट करता है, क्या आपके अंदर योग्यता है इस पोस्ट के लिए, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, वो एबिलिटी। एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, एबनॉर्मल मतलब होता है असामान्य या अपसामान्य। कई बार ये वर्ड मीनिंग देते हैं आपको, कई बार ये वर्ड दे देते हैं, दोनों मीनिंग याद रखिएगा, असामान्य या अपसामान्य, ठीक है ना। एबनॉर्मल जो नॉर्मल ना हो। एबोलिशन, एबोलिशन मतलब होता है किसी का, यहां पे मीनिंग दिया उन्मूलन करना, समाप्ति करना, खत्म कर देना, ये मीनिंग भी होता है। और एबॉलिश का मतलब होता है किसी रूल को मानने से मना कर देना, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हिंदी मीनिंग में जो जनरली आपको वर्ड देंगे वो होगा उन्मूलन, समाप्ति। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक। देन अबेंडमेंट, अबेंडन वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ये अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है त्याग कर देना। सिमिलरली अबेंडमेंट वर्ड जो आपको दिया गया वो परित्यजन, त्याग कर देना किसी भी चीज का, इस त्यागने की प्रक्रिया को परित्यजन जो होता है, दैट इज कॉल्ड अबेंडमेंट। देन एबोरिजिनल्स, आदिवासी, पूर्वज या मूल निवासी, ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं इस एबोरिजिनल वर्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एबोरिजिनल, आपको अक्सर न्यूज़पेपर में मिलेगा। एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, केवल आदिवासी ही नहीं, किसी भी जगह के मूल निवासियों को भी रिप्रेजेंट करता है एबोरिजिनल। क्लियर।
वर्ड्स याद रखिएगा, यूजेस करने हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी। नेक्स्ट, एबॉर्टिव ट्रायल। एबॉर्ट करना किसी भी चीज को मतलब होता है खत्म कर देना। अब ट्रायल का मतलब होता है अदालती मामला। ट्रायल होता है अदालती मामला, जो भी अदालत में चल रहे हैं। एबॉर्ट कर देना, उसका बिना निर्णय निकाले उसको खत्म कर देना। अनिर्णित अदालती मामला, ये कहलाता है हमारा एबॉर्टिव ट्रायल। एबव साइटेड, साइट का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, ठीक। तो एबव साइटेड मतलब जिसका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया हो, जो ऑलरेडी ऊपर यूज कर लिया गया हो, उपयुक्त, सही चीज, उपयुक्त चीज, ये कहलाती है एबव साइटेड। अब एबव मेंशन्ड का मतलब होता है ऊपर उल्लिखित, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हो, पहले कहीं पे मेंशन किया गया हो, वो एबव मेंशन। एबव साइटेड मतलब बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल जो होता है वो कहलाता है। देन एबव पार, औसत से ऊंचा। पार मतलब बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, एक रेशियो, एक एवरेज को, और उसके एबव मतलब औसत से ऊंचा। एब्रिज्ड, एब्रिज्ड वर्जन, कोई डिक्शनरी आप बहुत मोटी सी लाओ, देन उसको शॉर्ट में बना के इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी बहुत सारी बड़ी वोकैब हैं उनमें से संक्षेप में आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ कलेक्ट किए हैं, तो ये वोकैबुलरी का एब्रिज्ड वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है। एवरेज का मतलब होता है संक्षेप करना, फालतू की चीजें हटा के उसको न्यूनतम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें केवल उन्हीं को रखना, कम से कम जो बेकार की चीजें उनको हटा के जो कम से कम काम की चीजें आपके हैं वो सब रखना। देन एब्रिज्ड रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट, रिपोर्ट पता है आपको। देन एब्रोगेट, निराकरण करना, बहुत अच्छा वर्ड है ये, निराकरण, किसी परेशानी का निराकरण करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज कॉल्ड एब्रोगेट। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्डर, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक ही वर्ड से बने हैं, इसलिए आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भगौड़ा, फरार हो जाना, ठीक है ना, तो भागने वाला पर्सन एब्सकॉन्डर, और एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार, जिस पर्सन को बताया जाए कि ये फरार हो गया है वो कहलाता है एब्सकॉन्ड, ठीक। एब्सकॉन्ड मतलब फरार, एब्सकॉन्डर फरार, भगोड़ा, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। और एब्सेंस, अनुपस्थिति, एब्सेंट प्रेजेंट जो आपने पढ़ा है, एब्सेंट मतलब होता है उपस्थिति, तो एब्सेंस मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति, ठीक है ना। एब्सेंस अनुपस्थित को रिप्रेजेंट करता है। देन एब्सेंटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब होता है विवरण, और एब्सेंट से बना है एब्सेंटी। ये देखिए अगेन एब्सेंटीज्म, दोनों ही वर्ड एब्सेंट से ही बने हैं, मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट मतलब अनुपस्थिति विवरण, जिसमें आप विवरण देते हो कि आप उपस्थित क्यों नहीं हो पाए, दैट इज कॉल्ड योर एब्सेंटी स्टेटमेंट। एंड एब्सेंटीज्म, इस प्रोसेस को, अनुपस्थिति प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है आदत, हैबिट को, तो ये रिप्रेजेंट करता है एब्सेंटीज्म, इस आदत को, इस हरकत को, एब्सेंटीज्म अनुपस्थित होने की जो आदत है या इस हैबिट को रिप्रेजेंट करता है एब्सेंटीज्म वर्ड। देन एब्सोल्यूटिज्म, परमवाद, निरपेक्षवाद, ब्रह्मवाद या फिर तानाशाही को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ब्रह्मवाद, निरपेक्षवाद, परमवाद, उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है जिसको आप मानते हो ब्रह्मवाद है, जो ये मानना कि यही सब कुछ है, दैट इज कॉल्ड परमवाद, ठीक। इसी का सिनोनिम डिक्टेटरशिप भी होता है, इसका मतलब तानाशाही भी हो सकता है, ठीक है ना। देन एब्जॉर्ब की बात करते हैं। एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को अवशोषित कर लेना, तो अवशोषण करना, आत्मसात, अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है और वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, देन आपने भी उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब अच्छे से अपने अंदर बैठा लिया है, समझ लिया है, ये कहलाता है आत्मसात करना, ठीक है ना। उस चीज को अच्छे से अपने अंदर बैठा लेना, उस चीज के साथ एडजस्ट कर लेना, वो आत्मसात। एब्जॉर्बेंट हो जाता है अवशोधक, ठीक, अवशोध करने वाला अवशोधक। और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये होता है सार या उप संक्षेप। एब्स्ट्रैक्ट, देखिए इसी पत्रक बुक भी आ गया, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट बुक दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का निचोड़ निकाल लेना, सार, संक्षेप निकालना, और उसको जिस बुक में मेंशन कर लिया जाता है, जिस बुक में लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट बुक हो जाती है वो, तो सार पत्रक बुक आ जाता है पत्रक के लिए। एब्सर्ड मतलब होता है अर्थहीन, कोई अर्थ जिसका ना निकले, एब्सर्ड। देन एबेंडेंस, ये कैंडेला, अब नॉन सुने, ये भी ध्यान रखिएगा,
ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक फ्रेज है। एबेंडेंस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा भी था, किसी भी चीज का एबेंडेंस, एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, किसी भी चीज की अधिक मात्रा। तो एबेंडेंस कैंडेला नॉन नोसेट, इस फ्रेज का मतलब होता है कि अधिक सावधानी से कोई नुकसान नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल हो रहे हो, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस पूरे फ्रेज का मतलब ही यही होता है। अच्छा, अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। यूज मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना, किसी भी चीज का उपयोग बुरे काम के लिए करना, ये कहलाता है हमारा दुरुपयोग। नेक्स्ट, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब दिखा हुआ देखिए, गलत कानूनी कार्यवाही या न्याय विरोध निर्णय। अब्यूज का मतलब ही अभी पढ़ा दुरुपयोग करना, और डिस्क्रिशन मतलब होता है जो सही चीजें हैं, उचित हैं, उसका मिसयूज करना, तो गलत कानूनी कार्यवाही करना, ठीक है ना। एकेडमिक शैक्षणिक हो जाता है, एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद हो जाता है। परिषद वर्ड काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष को शो करता है। एकेडमी, अकादमी, हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग लगभग एक जैसा ही, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी इसको रख दिया गया है। एकेडमी वर्ड को ही अकादमी बोल दिया गया है, ठीक। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, अग्री हो जाना, किसी बात पे सहमत हो जाना। तो जब आप सहमत हो तो जो चीजें चल रही हैं आप उसमें शामिल हो जाते हैं, सम्मिलित होना भी इसका मीनिंग ले लिया जाता है। अच्छा, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करना, किसी भी चीज की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, जो कि एक्चुअल में एक्सेलरेटर गाड़ी में होता है ना, स्पीड को बढ़ाने वाला, उसको हिंदी में हम लोग त्वरक कहते हैं। त्वरण वर्ड जो आता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बढ़ाना, गति को बढ़ाना। और एक्सेलरेटर उस मशीन को, उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है, उस पर्सन को बोल सकते हैं जो किसी भी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक। देन एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता, कोई भी चीज एक्सेप्ट करने लायक है तो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उसकी स्वीकार्यता है। एक्सेप्टेंस स्वीकृति हो जाता है। मिलते जुलते वर्ड हैं लेकिन डिफरेंस देख लीजिए। एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, ठीक। डिफरेंस दोनों में क्लियर रखें। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, किसी ऑफिस में अगर आपको कोई पद दिया गया आप उसको स्वीकारते हो, पद स्वीकृति, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है परिग्रहण, प्रवेश अधिकार या दाखिला, किसी भी चीज में एंटर करना, पहुंचना वहां तक, दैट इज कॉल्ड एक्सेशन। एक्सेस होना आपका उस चीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रवेश अधिकार। जैसे लाइब्रेरी, कोई लैब है, लाइब्रेटरी है, उसके अंदर कुछ खास लोगों को ही जाने को मिलता है अगर, ठीक है ना, जो वहां पे रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, उनको ही जाने को मिलता है, तो साइंटिस्ट का वहां पर एक्सेस है, प्रवेश हो सकता है उनका। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सेशन, परिग्रहण, प्रवेश अधिकार या फिर दाखिला। एक्सेसरी, अब मोबाइल में आपको पता होगा एसेसरीज लगाई जाती हैं, यानी मोबाइल को और सुरक्षा देने वाली चीजें या फिर अतिरिक्त जो साधन उसके लिए आप लगाते हो, उप साधन। मोबाइल है, उसके अलावा उसमें आप क्या क्या चीजें और लगाते हो, कवर लगाया आपने, गार्ड लगाया उसके ऊपर, तो वो सब उसकी एसेसरीज आ जाती हैं। एसेसरीज का मतलब होता है उप साधन, किसी भी चीज में एडिशनली आप क्या चीजें लगा रहे हो वो कहलाती हैं एसेसरी। एक्सीडेंट पता है, दुर्घटना या संयोग भी होता है, कोई भी ऐसी चीजें अगेन जिसको आप प्लान नहीं करते, अचानक से हो जाती हैं। बुरी है दुर्घटना, बुरी घटना को भी रिप्रेजेंट करता है, संयोग को रिप्रेजेंट करता है। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बारंबारता भी बोला जाता है लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए प्रिसाइज वर्ड है, ठीक है ना। अब दुर्घटना आवृत्ति या दुर्घटना बारंबारता, कितनी बार पर्सन के साथ होती है दुर्घटना, उसको रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये वर्ड भी आपको अक्सर मिलेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब होता है दुर्घटना बीमा, इंश्योरेंस बीमा को रिप्रेजेंट करता है। देन अकम्पनिंग लेटर, अकम्पनी मतलब होता है किसी का साथ देना, ठीक है ना। तो ऐसा पत्र जो आप किसी और चीज के साथ भेजते हो, जैसे कोई फाइल आपने किसी ऑफिस में भेजी, प्लस किसी की रिकमेंडेशन साथ में अगर आप भेज रहे हो, साथ में एक लेटर लिख के भी भेज रहे हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर अकम्पनिंग लेटर, ठीक है ना। सहपत्र,
पत्र जो साथ में जाता है किसी चीज के, एडिशनल सपोर्ट के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड। देन कंप्लाइज, अपराध में सहायक। ये वर्ड कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। कंप्लाइज का मतलब होता है वो पर्सन जो अपराध में किसी पर्सन का साथ देता है, ठीक है ना। अभी बहुत हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं आपको पता होगा, गिरोह के गिरोह काम कर रहे थे, वहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी को फ्रेम कर दिया जाए, मजबूरी, किसी को मजबूर करके किसी अपराध में शामिल कर लिया जाए तो भी ये वर्ड आप वहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना। अपराध में जो सहायक होता है उसके लिए वर्ड आता है। अच्छा, एकॉर्ड, एकॉर्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है अग्रीमेंट को, समझौते को शो करता है, अनुकूल होना, मतलब ऐसी परिस्थितियां लाना जिसपे सब लोग किसी बात पे अग्री हो जाएं, कोई ऐसा पॉइंट आना जहां पे सब अग्री हो, जिस बात पर समझौता जहां पे हो, दैट इज कॉल्ड एकॉर्ड। अकॉर्डिंगली अलग होता है, किसके अकॉर्डिंग कोई काम होता है, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, तो अकॉर्डिंगली मतलब होता है तद अनुसार, तद अनुसार मतलब उसके अनुसार, याद रखिएगा। अच्छा, एडहॉक क्लेम, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। अब तदर्थ वर्ड थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड है। एडहॉक वर्ड आपने सुना होगा, फिलहाल के लिए, काम चलाओ, बिना प्लानिंग के जो चीजें यहां पर अरेंज कर ली जाएं वो होती हैं एडहॉक। एडहॉक क्लेम मतलब होता है तदर्थ दावा। इसका हिंदी वर्ड जरूर याद रखिएगा, मीनिंग तो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया। एडहॉक मतलब होता है नॉट परमानेंट, अरेंज्ड, फिलहाल के लिए काम चलाओ चीजें जो हैं, फिलहाल के लिए आप जिनसे काम ले सको, जो आपकी हेल्पफुल चीजें हो जाएं, परमानेंट नहीं है लेकिन हेल्पफुल हैं, वो एडहॉक है। तो एडहॉक क्लेम, क्लेम का मतलब दावा होता है। एडहॉक वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, इसका स्पेशली ये हिंदी वर्ड तदर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एडहॉक की हिंदी तदर्थ। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब देखिए, अकाउंट खाते के लिए आता है, ठीक है ना। जो भी आप बैंक में अकाउंट खुलाते हो, अकाउंट का मतलब लेखा भी होता है, हिसाब किताब करना होता है, गणना करना होता है, ठीक, ये मीनिंग आया। अच्छा, अकाउंट बुक, लेखा बही हो गया, बुक जिसमें आप अकाउंट से रिलेटेड अपनी चीजें मेंशन करते हो, अकाउंट सर्कल, लेखा मंडल, सर्कल मतलब उस रेंज को रिप्रेजेंट करता है, उस मंडल को रिप्रेजेंट करता है जहां तक उस अकाउंट को आप यूज करते हैं। अकाउंट फॉर, लेखा जोखा देना, कारण बताना, और जो एक और मीनिंग होता है अकाउंट फॉर का, वो होता है जिम्मेदार ठहराना। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, मतलब आप इसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है तो आप ही उसका हिसाब किताब दोगे, आप ही ने जो एक्शन किया उसके पीछे का आपको कारण बताना पड़ेगा, इसलिए चीजें रिलेट होती हैं। अकाउंट फॉर लेखा जोखा देना, कारण बताना, जिम्मेदारी उठाना, संभालना, इसके लिए आता है। देन अकाउंट जनरल, महालेखाकार। अब देखिए बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं अकाउंट जनरल और अकाउंट हेड में। अकाउंट जनरल महालेखाकार होता है, जबकि अकाउंट हेड लेखा शीर्ष होता है, शीर्ष टॉप, ठीक है ना। हेड टॉप को रिप्रेजेंट करता है, इससे याद रखिएगा, हेड वर्ड टॉप को रिप्रेजेंट करता है, ये शीर्ष से रिलेट करना, क्लियर। अकाउंट लेखा जोखा के लिए आता है, इसके यूज करिएगा। अच्छा, अकाउंट ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त, ज्वाइंट फैमिली आपने सुना होगा, संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त लेखा जो होता है ये अकाउंट ज्वाइंट, ये आ जाता है। ज्वाइंट से याद रखिएगा संयुक्त को रिप्रेजेंट करता है। और अकाउंटेबिलिटी, यही जो जिम्मेदारी की मैंने बात की थी, जिम्मेदारी है आपकी ये कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायित्व तो है आपका, जवाबदेही आपकी बनती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंट फॉर, दोनों एक ही तरह से यूज होते हैं। अकाउंटल, लेखाकरण, किसी भी चीज को अकाउंट के फॉर्म में लाना, लेखाकरण या अकाउंटल। अकाउंटेंट, लेखाकार, लेखाकार और महालेखाकार कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अकाउंट जनरल महालेखाकार होता है और अकाउंटेंट केवल लेखाकार, ठीक, याद रखना इस फ्रेज। ये सारे के सारे वर्ड अकाउंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो एक जगह आपके लिए इकट्ठे किए गए। हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग आपसे जो चीजें पूछी है, अब ये भी आपको दे सकते हैं, महालेखाकार देंगे तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, केवल लेखाकार दे दिया तो आपको अकाउंटेंट वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर। अब देखिए ऑफिसर है तो अधिकारी की बात होगी, तो अकाउंट्स ऑफिसर है तो फिर वो लेखा अधिकारी को रिप्रेजेंट करेगा। एक्रिव, एक्रिव मतलब लिखा हुआ है प्रोद्भूत होना। प्रोद्भूत का मतलब होता है जमा करना, किसी के हिस्से में कोई चीज आती है, कोई चीज आप जमा करते हो, संग्रहित करते हो, इकट्ठा करते हो, वो कहलाती है हमारी एक्रिव, याद रखिएगा। देन एक्लचुरेशन, संस्कृति ग्रहण, संस्कृति आपको पता है कल्चर से रिलेटेड है ये हमारा। देन कल्चर, देखिए वर्ड आपको यहाँ पे भी दिखेगा, एक्लचुरेशन, कल्चरेशन, कल्चरेशन का मतलब होता है कल्चर से रिलेटेड, एक्वायर करना उसको मतलब संस्कृति को ग्रहण करना, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक्लचरेशन का मतलब हुआ संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट वर्ड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब होता है कार्यकलाप। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप कोई काम करने के लिए दे दो तो वो उनके लिए एक्टिविटीज हैं, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दीजिए, मतलब कार्यकलाप, कोई भी उनको पर्टिकुलर काम करने के लिए दे दीजिए, कार्यकलाप मतलब एक्टिविटीज। एक्यूरेसी, एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, शुद्ध, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है यथार्थता या शुद्धता। एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल लास्ट डिजिट तक अगर आप मैथ्स में आंसर निकालते हैं, एक्यूरेट आंसर एक एक पॉइंट तक, तो वो बिल्कुल शुद्धता तक जो जाता है वो कहलाता है हमारा एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी और एक्यूजेशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना। सो एक्यूजेशन का मतलब होता है अभियोग, आरोप लगाना, एंड एक्यूज का मतलब अभियोग लगाना। देखिए एक्यूज मतलब आरोप लगाना और एक्यूजेशन अभियोग, जो चीज लगाई गई, जो आरोप लगाया गया, उस आरोप को ये बोलते हैं, आरोप लगाने को ये। अब अगर बात करें कि इन दोनों वर्ड्स को, तो देखना पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्यूजेशन इज अ नाउन, जिस चीज के बारे में आरोप की बात कर रहे हैं तो वो एक्यूजेशन है, और आरोप लगाया गया यानी अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो एक्यूज आ जाएगा, ठीक है ना। आरोप लगाना एक्यूज, जो आरोप लगाया गया है उस आरोप की बात करें तो वो एक्यूजेशन। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है वो हो गया एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। अभियुक्त यानी वो पर्सन जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, जिसे इस आरोप का जिम्मेदार बनाया गया है, वो पर्सन कहलाता है अभियुक्त या फिर एक्यूज्ड। क्लियर? चलिए, देन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। अगर आपने कोई गलती की और आप उसको एक्नॉलेज करते हो, मतलब आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ आपसे ये गलती हुई है। अभी स्वीकार करना, स्वीकार करना, मानना, कई तरीकों से पूछा जा सकता है ये। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज अभी पढ़ा, अभी स्वीकार करना। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है इस चीज के ऊपर पावती, प्राप्ति, सूचना, अभिस्वीकृति। एक्नॉलेजमेंट उस अनुबंध को भी बोल सकते हैं आप जिसमें किसी बात को स्वीकार करने की बात की गई हो, ठीक है ना। रिटन फॉर्म में हो सकता है, पावती सूचना हो सकती है। पावती मतलब ये होता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए एक्चुअल वर्ड यही यूज किया जाता है, पावती, याद रखिएगा। अभिस्वीकृति, उस पत्र को, इस प्रोसेस को एक्नॉलेजमेंट बोला जाता है, जो भी चीजें आप स्वीकार करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स साइंस की एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, लिखा हुआ है ध्वनि विज्ञान। केवल ध्वनि विज्ञान में भी ध्यान रखना, सुर वगैरह, पिचेस वगैरह की जो स्टडी की जाती है वो आ जाता है एकॉस्टिक्स में। पिच हाई है, लो है, नोट्स वगैरह, म्यूजिक में अगर इंटरेस्ट हो आपको तो आपको ये वर्ड सुनाई पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी की तरह से यूज होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक्वायर करना, किसी भी चीज के ऊपर अधिकार कर लेना, अर्जन कर लेना। देखिए इसका अवाप्त करना, अधिकार करना, किसी भी चीज के ऊपर अधिकार जमाना, ठीक है ना, अपने जिम्मेदारी में किसी चीज को लेना, ये होता है। पोजीशन शो करना हमारा, दैट इज एक्वायर। लैंड को एक्वायर कर लिया मतलब उसके ऊपर कब्जा जमा लिया, ये ध्यान रखिएगा, वो एक्वायर, ठीक। एक्विजिशन, स्वत्व की प्राप्ति या खरीदी या अर्जन, ठीक है ना। एक्विजिशन एक्वायर से ही बना है, किसी भी चीज के ऊपर इस जो आप अधिकार करते हो, तो एक्विजिशन उस जो चीज जिसके ऊपर आपने एक्वायर किया है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्विजिशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्विजिशन। एक्वायर मतलब होता है किसी के ऊपर कब्जा जमाना, ठीक है ना। और जो ये
कर लिया गया, कब्जा जमा लिया गया, इस पूरी की पूरी घटना को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्विजिशन। स्वत्व की प्राप्ति या खरीदी या फिर अर्जन, अर्जन करना, अपने पास अर्जित करना मतलब कमाना, ये मीनिंग। एक्शन टेकन अफकोर्स कार्यवाही करना, किसी भी चीज के ऊपर कोई आपने गलत काम किया, आपके ऊपर कार्यवाही की गई है तो एक्शन टेकन, आपके ऊपर एक्शन लिया गया। एक्विजिशन ऑफ लैंड, देखिए अभी बात की थी भूमि के ऊपर कब्जा करना, भूमि अवाप्ति। कब्जा करना थोड़ा सा उर्दू वर्ड आ जाता है, इसके लिए वर्ड आपको जो हिंदी में दिया जाएगा वो आ जाएगा अवाप्ति। कब्जा जमाना, यही इसकी उर्दू फॉर्म एक्चुअली ये है, अवाप्ति इसकी हिंदी मीनिंग है, ठीक है ना। आपको ये वर्ड दिया जाएगा तो इस वर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, अवाप्ति। देन ये दिया है एक्विटेंस रोल, रोल मतलब पंजी करना, एक्विटेंस मतलब होता है भुगतान करना, ठीक है ना। जो भी भुगतान करना है आपको उसकी पंजी, एक्विटेंस, एक्विट भुगतान करना है, ठीक है। एक्ट मतलब होता है कार्य या अधिनियम, जो भी आपको कार्य दे दिया गया है, जैसे एक्ट, ये देखिए लास्ट वर्ड यहां से समझिएगा, एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा कार्य जो भगवान के द्वारा किया गया है, मतलब दैवीय घटना, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, दैव योग इंसान के हाथ में नहीं है, जो भगवान जो काम करते हैं वो एक्ट ऑफ गॉड हो गया। एक्टिंग कार्यवाहक या कार्यकारी हो जाता है, ठीक है ना। एन एक्ट इन फोर्स, प्रवृत्त अधिनियम, प्रवृत्त अधिनियम, ये इसकी शुद्ध हिंदी आपको याद रखनी है। एक्ट का मतलब होता है कार्य या अधिनियम। एक्ट दो तरह के होते हैं, याद रखना, एक तो एक्ट जो आप काम करते हो वो, और एक एक्ट जो नियम बना दिए गए उसके अनुसार आपको काम करना है, वो भी एक्ट होता है, ठीक है ना। तो एक्ट से ही बना है। एक्ट इन फोर्स मतलब होता है प्रवृत्त, जो कि लागू कर दिए गए। प्रवृत्त अधिनियम, ऐसे नियम जो लागू हो गए हैं। फोर्स मतलब हो गया है यूज में आ गए हैं, जिनके बेसिस पे चीजें डिफाइन की जा रही हैं, वो आता है एक्ट इन फोर्स। तो एक्ट हो गया, एक्ट इन फोर्स हो गया, एक्टिंग हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया। वर्ड्स से ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते वर्ड्स हैं सभी। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अब देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट दोनों वर्ड रिप्रेजेंट करता है दिवालियापन को। दिवालियापन क्या होता है? अगर किसी पर्सन ने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी भी चीज के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, सपोज करो उनका नुकसान हो जाता है और वो बैंक का लोन चुकाने में असमर्थ है, तो इस चीज को बोला जाता है इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी। बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी दोनों का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब अपने कर्ज को भुगतान करने की हालत में ना रहना, ठीक। दिवालियापन याद रखिएगा। अब उसमें एक्ट लगा दिया गया तो दिवालियापन के काम हो गए हमारे। सिमिलरली एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट, मिस का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में जा रहा है। मिसबिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, मिसबिहेव मतलब बुरा व्यवहार करना। तो कंडक्ट का मतलब होता है कोई आचार करना, कोई व्यवहार करना। मिसकंडक्ट मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, और बुरे व्यवहार का जब आप काम करते हैं तो जो सदाचार होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है कदाचार, ठीक है ना। याद रखिएगा इस वर्ड को, कदाचार। एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन मतलब होता है गायब कर देना, गलती से आपने कोई चीज हटा दी, भूल हो गई आपसे। एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन कमीशन इस फ्रेज को याद रखना, भूल चूक को रिप्रेजेंट करता है ये। देन एक्टिंग प्लान, प्लान बना रहे हैं यानी योजना बना रहे हैं, और एक्ट करने की प्लान बना रहे हैं यानी कार्य योजना। क्या कार्य योजना है आपके पास कि इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है? एक्ट, ये आ जाता है हमारा एक्टिंग प्लान। देन एक्शन और प्रिसीडिंग, दोनों वर्ड ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कार्यवाही, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्यवाही, दोनों वर्ड बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। कार्यवाही काम करने वाली, और कार्यवाही जो आप काम करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, ठीक है ना। सो ये हमारा पहला लेक्चर था जहां पे कुछ वर्ड मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसी रूल्स को या इन्हीं वर्ड्स को हम लोग और आगे लिस्ट को अपनी कंटिन्यू करेंगे। फटाफट एक बार इन वर्ड्स को जरूर याद रखिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे ना, देखिए वर्ड याद रखने का तरीका एक ही होता है कि हम उनको बार बार भूलते इसलिए क्योंकि हमारे यूज में नहीं होते। तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको बार बार रिवाइज करो। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे वर्ड्स उतने लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। किसी भी वर्ड को लेकर के, किसी पॉइंट को लेकर के अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपसे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट भी करेंगे,
प्लस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते चलते एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क। क्या होमवर्क है? 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये आपसे डिस्कशन के लिए मैंने आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। ये वर्ड्स आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, इनका मीनिंग क्या होना चाहिए, हिंदी मीनिंग, वो आप ढूंढ के बताएंगे। और यहाँ पे जो वर्ड्स 5 आपको हिंदी वाले दिए गए हैं, इनका इंग्लिश मीनिंग क्या होना चाहिए, इंग्लिश रूप क्या होना चाहिए, ये आप ढूंढ करके रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करें। अपनी अगली क्लास में हम लोग इन्हीं वर्ड्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तब तक अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करें एंड जो भी आपको इसका मीनिंग, जैसे ये देखिए एडिक्ट वर्ड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, एडिशन वर्ड समझ में आ रहा होगा, लेकिन वर्ड समझना और उसके लिए एग्जैक्ट हिंदी वर्ड डिफाइन करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें पता तो हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब यूज़ के अकॉर्डिंग तो पता है, लेकिन उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं या उस वर्ड को इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इसी सेगमेंट को, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है ये कि आप इन वर्ड्स को ढूंढें, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, और साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। आगे वाले वोकैब पढ़ने से पहले जो आपने अब तक वर्ड्स पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स तो आप पढ़ते चले जाओगे, फिर हौच पौच हो जाता है, मिलना जुलना, ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं कि इसका वर्ड, इसका मीनिंग, इसका वर्ड, इसका मीनिंग आपस में मिक्सअप होने लगते हैं, ठीक है ना। तो उनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उनको यूज़ करना शुरू करिए, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लाना शुरू करिए, प्लस ढूंढिए और उनको रिवाइज करना जरूर शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।